नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल। आज हम नए टॉपिक की बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी मरीज़ को, किसी भी बच्चों को, बूढ़ों को या लेडीज़ को या फीमेल पर्सन को भी अचानक से खून की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों को अचानक से खून की कमी हो जाती है। वो कौन कौन से कारण हैं, अचानक क्या हो जाता है जिससे अचानक हमको या हमारे बच्चों को खून की कमी हो जाती है। तो उसमें एक कारण हो सकता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया वह कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा आरबीसीज, खासकर हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल शेप राउंड होता है, और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वो शेप टूट के हंसिया आकार का हो जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन एस या सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी की लाइफ स्पान यानी कि उसकी जीवन काल 120 दिन का होता है। वो उससे पहले टूटकर अपना शेप बदल लेता है, हंसी आकार का हो जाता है। उस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो वंशानुगत बीमारी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली एक बीमारी है। अगर माँ को है और पिता को नहीं तो होने वाले बच्चे को 50-50 चांस रहता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो वो कैरियर हो जाती है। कैरियर वो वर्ड है जिसे एक चीज़ को दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम किया जाता है, उसे कैरियर बोलते हैं। ये दूसरे बच्चे को नहीं, पहले बच्चे को नहीं हुआ तो हो सकता है उसके आने वाले बच्चों को वो बीमारी कन्फर्म है कि वो होगी ही, उसे कोई रोका नहीं जा सकता। उसे हम वंशानुगत या हेरिडिटरी डिजीज़ बोलते हैं, हेरिडिटरी बीमारी बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानना और जागरूकता होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया जैसे हमने बताया कि हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी की जो साइज़ है वो टूटकर हंसिया आकार का हो जाता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया या हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं। अच्छा, ये सिकल सेल अगर लगातार टूटते रहें और उसका ट्रीटमेंट अपन नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपन छोटे छोटे माइक्रोवेस्कुलर्स में वो जाके फंस जाते हैं, छोटे छोटे वेसल्स में जाके फंस जाती है, और वहाँ पे क्या करता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। रुकावट पैदा करने से छोटे छोटे वेट कैपिलरीज में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और लास्ट में जो एंड पॉइंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन होता है, लास्ट पॉइंट होता है ब्लड वेसल्स का, रक्त धमनियों का, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन कमी से वहाँ के ब्लड सेल्स डेथ हो जाते हैं और उसको इन्फेक्शन बोला जाता है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। तो फैक्टर है ऑक्सीडेटिंग, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वो आरबीसीज रिजिड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में अपन कोई लगातार कंटिन्यूस फीवर है, और ये लगातार फीवर रहने से भी सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लो ऑक्सीजन टेंशन अगर हमारे बॉडी में लगातार बना हुआ, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम बनी रहती है। और लगातार सिकल सेल एनीमिया को ये एक जीन के माध्यम से सर्कुलेट होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसको रोकने का तरीका ये है कि इसके कैरियर को ख़त्म कर दिया जाए, तभी इसकी पीढ़ी को रोका जा सकता है फैलने से। वो कौन कौन से लक्षण है कि सिकल सेल एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, तो वो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे जिससे हम पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को या इस मरीज़ को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो इनमें दो चीज़ें हैं, एडल्ट में अलग लक्षण मिलते हैं, वयस्क पुरुषों में, महिलाओं में, और बच्चों में अलग लक्षण मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों को ये लक्षण मिलते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, यानी कि पहले शुरुआती के 6 महीने में हम पता नहीं लगा सकते कि इसको सिकल सेल एनीमिया है। फिर बाद में ये धीरे धीरे अपने कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, किसी प्रकार का बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बार बार होता है। उस कंडीशन में हमको सोचना पड़ जाता है कि ये इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है, मतलब फ्रीक्वेंट रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को
तो एक कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा कारण ऐसा कोई 12 छोटे बच्चे को निमोनिया हो जा रहा है, बार बार सिर में बुखार चढ़ जाता है और पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, टार्सल बोन खासकर पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, सर्दी जुकाम होता है, खांसी बुखार आता है। इस लक्षण को लगातार, ये कॉमन लक्षण से कॉमन सिम्टम्स में भी मिलते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जब ये लगातार कोई ये सिम्टम्स, ये लक्षण दिखाई दे तो उस समय जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये अक्षर क्यों होता है। तो उस समय हमें एक टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड सिंपल एक टेस्ट होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनालिसिस ब्लड से हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि हमको ये इस बच्चे को सिकल सेल की प्रॉब्लम है या नहीं। बात करते हैं अडल्ट की। अडल्ट में क्या सिम्टम्स मिलता है? ये लगातार खून की कमी रहती है, बार बार फ्रिक्वेंट। जैसे फर्स्ट टाइम किसी को खून की कमी हुई, डॉक्टर ने बोल दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा लीजिए, ब्लड चढ़वा लीजिए। पेशेंट ब्लड लगवा लेता है, उसके आध महीने बाद फिर से ब्लड की कमी हो जाती, खून की कमी हो जाती है, बार बार उसे भी इन्फेक्शन होता है। और किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होने से ब्लड स्टोर हो जाता है, टूट जाता है, तो कार्डियोमेगाली या हार्ट के साउंड में भी थोड़ा सा साउंड सुनाई देने में भी दिक्कत आती है। और कुछ लगातार ये सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम बनी रहे तो मैंने पहले भी बताया, जैसे छोटे छोटे लो वैस्कुलर यानी कि मल्टीपल और स्मॉल माइक्रो वैस्कुलर रीजन में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है और वहाँ के सेल टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए? कुछ लक्षण ऐसे हमको दिखाई देते हैं जो हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। पेट दर्द हमेशा बना रहता है, पेट दर्द बना रहता है, पेट में दर्द बना रहता है, भूख नहीं लगती है, ब्रेन में सूजन आ जाती है, कई बार पेशेंट को इरिटेशन होता है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, भूख नहीं लगना, हाथ पैर पीले दिखाई देना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अदर लक्षण की बात करें तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ मरीजों में ये हमको दिखाई दिया है कि देखने को मिलता है कि उसके पित्त की थैली में सूजन है, स्टोन बन जाता है और पैर में घाव आ जाते हैं, लेग अल्सर हो जाती है और अलग अलग प्रकार के कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो पेशेंट को बार बार वही लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लक्षण जब दिखाई दे तो पेशेंट को हमको कुछ इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल, सीबीसी काउंट और सिकल सेल एस, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एफ, ये सारे इन्वेस्टिगेशन होता है। ये सब जांच कराने से हमको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को या हमारे परिजन को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हम उस कारण को फाइंड आउट करके जब कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने से लगातार दवा खाते रहना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो अगर हम मेडिसिन खाते हैं तो इसका आरबीसी का प्रोडक्शन पर्याप्त बनते रहता है और ब्रेक भी होता है तो वो लगातार अपनी साइकिल में बनता रहता है, तो हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है इसमें कि दवाई खाते रहने से हमको फ़ायदा ये होता है कि जो क्वांटिटी में हमको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता था वो हमको 6-6 महीने में या साल भर में एक आध बार 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। बात करें अब मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट की, अगर ऐसा हमको कोई पेशेंट महूज होता है तो उसको क्या किया जाए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? तो सबसे पहले ऐसा है उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर फाइंड आउट करेगा उसको कौन सी दवाई देनी है, लेकिन कुछ बेसिक दवाई है जो आम पब्लिक को दी जाती है। तो सबसे पहले खान पीने में परहेज़ करना है, ऐसी चीज़ें हमको लेना है जो हमके आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाए, जैसे चुकंदर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चना है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें सुबह नाश्ते में हमको ज़रूर लेना चाहिए। और अंजीर है, चुकंदर है, ये सारा चीज़ हमको लेना चाहिए। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में एक टैबलेट आती है फॉलिक एसिड, 5 mg की फॉलिक एसिड हमको डेली 1 टैबलेट डेली हमेशा लेनी होती है खाना खाने के बाद। ये लाइफ लॉन्ग ही हमारे आरबीसी और विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करती है, आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है और उसके शेप को बरकरार रखती है, जो फ्रिक्वेंसी में टूटती है उसको तोड़ने से थोड़ा सा रोकती है। दूसरा विटामिन B12 लेते हैं, साथ में हम आयरन की टैबलेट भी लेते हैं। वो अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम रहता है तो आयरन की टैबलेट 1 टैबलेट डेली रहती है। और साथ में एक टैबलेट, स्पेसिफिक टैबलेट आती है हाइड्रोक्सीरिया। हाइड्रोक्सीरिया एक मेडिसिन होती है जो उसे लेने से काफ़ी हद तक सिकल सेल एनीमिया को आराम रहता है। तो
उम्मीद करता हूँ मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये चैनल, ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए हमारे चैनल को, संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर को, और हमेशा सपोर्ट करिए। हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।